गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्ट नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है नोटिस, सूचना। आखिर नोटिस क्या होता है, नोटिस कितने प्रकार के होते हैं और संपत्ति के अंतरण के संबंध में नोटिस का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, नोटिस कोई नई संकल्पना नहीं है, यह एक साम्य का सिद्धांत है और वर्तमान स्वरूप में नोटिस की उत्पत्ति एक सद्भावनायुक्त निष्कपट अंतरित के हितों की रक्षा के लिए हुई है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि अंतरित है, कोई संपत्ति अंतरण करता है और अंतरण के समय, संव्यवहार के समय किसी तथ्य को छिपा जाता है, तो इस धोखे या कपट के लिए दूसरा व्यक्ति जो कि अंतरित है वो दायित्वाधीन नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, यह P1 प्रॉपर्टी B को अंतरित करता है और अंतरण के संव्यवहार के समय यह तथ्य छिपा जाता है कि जो X है, A की पत्नी, उसका मेंटेनेंस का चार्ज कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी पर लगा रखा है। यदि सूचना का अभाव है तो B इसके मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगा। सूचना का हर संव्यवहार के संबंध में एक अत्यधिक महत्व रहता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 39, 40, 41, 43, 53 और 53A और हम ये कहें अदर एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इसमें भी काफ़ी महत्व है। हम अब इसके परिभाषा पर आते हैं। धारा 3 इसकी डेफिनेशन देती है कि किसी तथ्य की सूचना किसी व्यक्ति को मानी जाएगी यदि वह उस तथ्य को वास्तव में जानता है। यानी कि पहली चीज है वास्तव में जानता है। दूसरा, जान लेता, किसी तथ्य को जान लेता यदि जांच और तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर विरत रहा है या घोर उपेक्षा न करता। दूसरी चीज है जान लेता। देखिए, इस डेफिनेशन सेक्शन 3 को पढ़ने के पश्चात हमारे पास सूचना के दो प्रकार सामने आते हैं। पहला, वास्तव में जानता है, एक्चुअल नोटिस। दूसरा, जान लेता यदि वह जानबूझकर विरत रहा है और घोर उपेक्षा न करता, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हमारे सामने दो नोटिस हैं। पहला एक्चुअल नोटिस, वास्तविक सूचना, और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, प्रलक्षित सूचना। सबसे पहले हम एक्चुअल नोटिस के बारे में देखते हैं। एक्चुअल नोटिस, देखिए, एक्ट सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को वास्तव में जानता है। अब हम ये देखें, इससे इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं होती। इसकी परिभाषा के लिए हमें थोड़ा सा वाइड देखना पड़ेगा। जैसा कि एक्चुअल नोटिस की डेफिनेशन नहीं है, हम उसको एक विस्तार से समझते हैं। संव्यवहार से संबंधित किसी तथ्य को किसी व्यक्ति के ज्ञान में उसके ध्यान को आकर्षित करते हुए ला देना ही वास्तविक सूचना है, एक्चुअल नोटिस कहा जाएगा। दोबारा देखें, किसी संव्यवहार से संबंधित किसी तथ्य को किसी व्यक्ति के ज्ञान में उसके ध्यान को आकर्षित करते हुए ला देना ही वास्तविक सूचना है। इसके आवश्यक तत्व देखते हैं। पहला, निश्चित तथ्यों से सूचना। देखिए, निश्चित तथ्यों से यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए तो ही वास्तविक सूचना मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अपनी P1 प्रॉपर्टी B को अंतरित करता है, ठीक है। अब जो ब्रोकर है, जिसे एजेंट कह सकते हैं, X का, A का जो एजेंट है वो B को ये कहता है कि सुना है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई भार है। अब यहाँ पर चूंकि ये B का A का एजेंट है और सुना है, सुनी सुनाई बातें वास्तविक सूचना नहीं मानी जाती। यह एक निश्चित तथ्य नहीं है। दूसरा पॉइंट है संपत्ति से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ये सूचना। हम ये कहें ये X नहीं, यहाँ पर इसका कोई पड़ोसी है, A का जो पड़ोसी है वो ये कहता है कि साहब इस पर तो भार है, कोर्ट ने कोई भार लगा रखा है। पड़ोसी व्यक्ति संपत्ति से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, ना ही उसे संपत्ति अंतरण करने का प्राधिकार है। इसलिए
पड़ोसी द्वारा दी गई सूचना, पड़ोसी ने जो बी को सूचना दी कि संपत्ति पर भार अधिरोपित है कोर्ट द्वारा, वो वास्तविक सूचना में काउंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूचना उसी संव्यवहार से संबंधित होनी चाहिए। देखिए, ए और बी मित्र हैं और दोनों 1 जनवरी 2020 को एक साथ बैठे हैं और बैठे बैठे मान लीजिए मिलते हैं, चाय पीते हैं। बी अपनी प्रॉपर्टी का जो नफा नुकसान है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी में जो जो कमियां हैं, ए को बता देता है। अब 1 जुलाई 2020 को बी को पैसे की आवश्यकता होती है और इसी प्रॉपर्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वह ए से करता है। इस वक्त ए और बी, चूंकि 1 जुलाई को संव्यवहार अस्तित्व में है, संव्यवहार है, लेकिन इस वक्त बी ए सोचता है कि मैंने 1 जनवरी को ए को सारी चीज़ें, सारे तथ्यों से अवगत करवा दिया था। जब 1 जुलाई को संव्यवहार अस्तित्व में है लेकिन सूचना अस्तित्व में नहीं है, 1 जनवरी को सूचना अस्तित्व में थी लेकिन जो ट्रांजैक्शन था वो अस्तित्व नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं वास्तविक सूचना तभी मानी जाएगी जब वो संव्यवहार के दौरान दी गई हो या फिर उसी संव्यवहार से संबंधित हो। फोर्थ पॉइंट है ध्यान आकर्षण। हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में जब चर्चा की थी तभी कहा था कि सूचना तभी मानी जाएगी जब किसी व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करते हुए दी गई हो। अब देखिए, ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करने की संविदा करता है। बी, हम एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं, बी कुछ समय के लिए पागल रहता है और कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। एक पागल व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जबकि वह सही अवस्था में है। बी, ए ने प्रॉपर्टी के बारे में सूचना तब दी जब बी पागलपन की अवस्था में था और संव्यवहार तब किया जब वह बिल्कुल स्वस्थ था। अब यहां पर जब वो पागलपन की अवस्था में था तो उसे सूचना दी गई जो कि वास्तविक सूचना नहीं मानी जाएगी क्योंकि बी का ध्यान आकर्षित उस वक्त नहीं था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि नशे में दी गई सूचना, नींद में दी गई सूचना, पागलपन के दौरान दी गई सूचना वास्तविक सूचना नहीं मानी जाएगी क्योंकि ध्यान आकर्षण का वहाँ पर अभाव रहता है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल नोटिस के लिए। पहला एक बार फिर देखते हैं, निश्चित तथ्यों से सूचना दी गई हो। दूसरा, संपत्ति से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दी गई हो या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो संपत्ति अंतरण करने के लिए प्राधिकृत हो। तीसरा, सूचना उसी संव्यवहार से संबंधित हो या फिर संव्यवहार के दौरान दी गई हो। चौथा, ध्यान आकर्षित करते हुए दी गई हो। अब हम आते हैं प्रलक्षित सूचना पर। आखिर प्रलक्षित सूचना क्या होती है? डेफिनेशन में देखा कि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को जान लेता यदि जांच या तलाश करने के अपने कर्तव्य से विरत न रहा हो और घोर उपेक्षा न करता। देखिए, पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी कि प्रलक्षित सूचना का जानबूझकर विरत रहना। अगर हम इसकी डेफिनेशन को और विस्तार से देखें तो हम इस प्रकार से इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि थोड़ा प्रयास करता तो तथ्य को जान लेता या फिर विधि या साम्य द्वारा जानने का या जांच या तलाश करने का कर्तव्य किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किया गया हो, या तो विधि द्वारा किया हो या साम्य द्वारा किया गया हो, तो विधि यह अवधारणा कर लेती कि उस व्यक्ति को प्रलक्षित सूचना होगी। अगर देखें तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रलक्षित सूचना के संबंध में एक केस में जो 1841 में हुआ, जॉन्स वर्सेस स्मिथ, जॉन्स वर्सेस स्मिथ में प्रलक्षित सूचना को, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को एक पंक्ति द्वारा परिभाषित किया गया कि उत्तरदायित्व न निभा पाने की सजा ही प्रलक्षित सूचना है। दोबारा देखें, सिर्फ एक पंक्ति में इसकी डेफिनेशन दी गई है जॉन्स वर्सेस स्मिथ में कि उत्तरदायित्व न निभा पाने की सजा ही प्रलक्षित सूचना है, जिसे मुल्ला ने अपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ की पुस्तक के 17वें संस्करण में पेज नंबर 55 में भी
उल्लेखित किया कि पहली चीज जानबूझकर जांच से विरत रहना। किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना के लिए यह कर्तव्य है कि वह उसे जांच पड़ताल करे, उसके बारे में जांच या तलाश करे, यानी कर्तव्य होना चाहिए विधि द्वारा। और दूसरी चीज है कि उसने उस कर्तव्य में विफल रहा हो। देखिए, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ए है, ए के घर पे डाकिया रजिस्टर्ड पत्र लेकर आता है, ठीक है, और ए की डोरबेल बजाता है। ए उस रजिस्टर्ड पत्र, वो नोटिस भी हो सकता है, कोई पत्र भी हो सकता है, को लेने से मना कर देता है। अब यहाँ पर विधि अवधारणा कर लेगी कि ए को उस पत्र के संबंध में तथ्यों की सूचना थी। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए ए बी से एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का बी उसको विजिट करवाता है। विजिट के दौरान ए यह देखता है कि सी, जो कि उस प्रॉपर्टी पर किराएदार है, टेनेंट है, इन दोनों के सामने ही डी को अपना किराया दे रहा है। यहां पर ए यह जानने के बाद भी कि सी डी को किराया दे रहा है, वह जांच या तलाश करने से विरत रहता है कि आखिर जो स्वामी है या प्राधिकृत व्यक्ति है, बी है या डी है। अगर यह तलाश नहीं करता है, जानबूझकर विरत रहता है, और बाद में यदि कोई ए को इस संव्यवहार के संबंध में कोई नुकसान होता है, तो विधि अवधारणा कर लेगी कि उसे पता था, उसे पहले से सूचना थी कि आखिर स्वामी कौन है। दूसरी चीज देखते हैं, देखो, घोर उपेक्षा। देखिए, उपेक्षा, घोर उपेक्षा देने से पहले उपेक्षा देखते हैं। उपेक्षा और घोर उपेक्षा दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। उपेक्षा जानकारी प्राप्त करने के कर्तव्य का उल्लंघन, उपेक्षा यानी कि किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कर्तव्य का उल्लंघन उपेक्षा कहा जाता है। और घोर उपेक्षा, उसको हम बाद में देखते हैं। देखिए, उपेक्षा को प्रलय से सूचना नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो सेक्शन 3 में दे रखा है वो शब्द दे रखा है घोर उपेक्षा, ग्रोस नेग्लिजेंसी। अब यह देखिए कि घोर उपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है। इसमें घोर शब्द जोड़कर इसकी डिग्री को बढ़ा दिया गया है। इसके हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। 1921 में एक केस हुआ, एक वाद था हेडस्टन वर्सेस विनय। उसमें न्यायाधीश ईव ने इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी कि ऐसी उत्तेजनायुक्त उपेक्षा, ऐसी उत्तेजनायुक्त उपेक्षा जिससे कि उस अनिवार्य खतरे से बचने के लिए मानसिक उदासीनता व्यक्त होती है। दोबारा देखें, ऐसी उत्तेजनायुक्त उपेक्षा जिससे कि उस अनिवार्य खतरे से बचने के लिए मानसिक उदासीनता व्यक्त होती है। यानी कि हम कहें उत्तेजनायुक्त उपेक्षा, जैसे ही ये शब्द देखते हैं हमें लगता है कि उपेक्षा से कुछ ऊपर है घोर उपेक्षा। घोर उपेक्षा शब्द पूरे एक्ट में केवल 2 जगह है, सेक्शन 3 और सेक्शन 78। हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। 1929 में एक केस हुआ, लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गजादर्स एंड कंपनी लिमिटेड। यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है घोर उपेक्षा समझने के लिए। एक उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं, जो कि एक्स बैंक से अपना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखकर मॉर्गेज करके लोन लेता है एक्स से। बाद में यह वापस इस बैंक के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरे को मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, और जो क्रेता है वह क्या चाहता है, डॉक्यूमेंट देखना चाहता है। और इस प्रकार वो डॉक्यूमेंट लेकर, एक्स से डॉक्यूमेंट लेकर वाई बैंक के पास डॉक्यूमेंट रखकर मॉर्गेज करके वापस लोन ले लेता है। अब जब लोन चुकाने की बारी आती है, ए अपना लोन नहीं चुकाता है, तो एक्स और वाई बैंक
प्राथमिकता का दावा करते हैं कि आखिर इसकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखकर इसने लोन लिया है उससे पहले लोन किसका चुकाया जाए, प्राथमिकता का दावा करते हैं। तो कोर्ट यह मानता है कि एक्स बैंक ने घोर उपेक्षा की है, मतलब इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा कि इसकी यहाँ पर घोर उपेक्षा थी, उसने डॉक्यूमेंट आखिर क्यों दिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट अब किसके पास है, वाई के पास है, इसलिए प्राथमिकता किसकी रहेगी लोन पर, वाई बैंक की रहेगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं घोर उपेक्षा के संबंध में, वो है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। आखिर पंजीकरण को कंस्ट्रक्टिव नोटिस, प्रलक्ष्य सूचना कब मानेंगे। देखिए, पहली चीज है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से, कोई भी संविवाद है वो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत विधि द्वारा होना चाहिए, तब उसे रजिस्ट्रेशन को अपन कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे। तो पहली चीज है विधि द्वारा अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना। दूसरी चीज है कि रजिस्ट्रेशन पूर्ण होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कब पूर्ण होगा, देखिए रजिस्ट्रेशन कब पूर्ण होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 51 में कुछ बुक्स दी गई हैं, कुछ रजिस्टर्स दिए गए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद में, यानी कि उप रजिस्ट्रार ने जब सील और साइन कर दिए हैं, दोनों पक्षकारों का जब उस पर साइन हो चुके हैं, उसके बाद में रजिस्टर पर उनको उल्लेखित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, एंट्री की जाती है, प्रविष्टि की जाती है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि इसमें बुक्स हैं, तो नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, दूसरा ऐसा जिसे रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया गया है, थर्ड है विल और एडॉप्शन के लिए है। तो अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको बुक नंबर 1 में दर्ज किया जाएगा। दूसरी चीज सेक्शन 55 रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें कुछ अनुक्रमणिकाएं दी गई है। अब इस रजिस्ट्रेशन में बुक में दर्ज करने के बाद भी सेक्शन 55 में उन अनुक्रमणिकाओं में उनकी प्रविष्टि की जाएगी, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन पूर्ण हुआ है। और रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के पश्चात ही जो थर्ड पॉइंट अपना है वो ये कह रहा है कि संव्यवहार रजिस्ट्रेशन के पश्चात होना चाहिए, तभी प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद के संव्यवहारों के लिए वह रजिस्ट्रेशन प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन को प्रलक्षित सूचना कब से मानेंगे। देखिए, यदि प्रॉपर्टी उसी जिले में स्थित है जहां रजिस्ट्रेशन किया गया है तो रजिस्ट्रेशन प्रलक्षित सूचना उसी दिन से मान लिया जाएगा। और यदि किसी अन्य जिले में स्थित है, यदि किसी अन्य जिले में प्रॉपर्टी स्थित है या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 30 क्लोज 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो प्रलक्षित सूचना तब मानी जाएगी जब रजिस्ट्रेशन का विलेख उस उप रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रेशन विलेख का ज्ञापन उस उप रजिस्ट्रार के पास जिसके जिले में यह प्रॉपर्टी स्थित है पेश कर दिया जाए, तब से रजिस्ट्रेशन प्रलक्षित सूचना मान ली जाएगी। लास्ट में हम एक चीज़ और देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो रजिस्ट्रेशन विलेख है, जो डीड है, उसके अंदर जो जो तथ्य है उन्हीं के संबंध में वो प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी, अन्य के संबंध में नहीं। अब लास्ट में है, सॉरी नंबर 4 है कब्जा। कब्जा कब प्रलक्षित सूचना माना जाता है। देखिए, कब्जे के भी 2 प्रकार हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं, एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। यहां पर जो प्रलक्षित सूचना के लिए जरूरी है वो है एक्चुअल पोजीशन। हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ए अपनी P1 प्रॉपर्टी को B को सेल करता है, ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन था वो 5 लाख रुपए का था। B उसी वक्त संध्या के समय 3 लाख रुपए दे देता है और अभी भी 2 लाख रुपए इसके बकाया है। A 2 लाख रुपए की डिमांड करता है, B ये कहता है कि कुछ समय पश्चात, जो कि इनके बीच में लिमिटेशन थी, उसमें मैं दे दूंगा। A को
पैसों की आवश्यकता होती है और इसी प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, सी को ट्रांसफर कर देता है 5 लाख रुपए में ही। अब हम ये देखते हैं एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 110 क्या कहता है। 110 ये कहता है कि कब्जाधारी स्वामी है, और यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि कब्जाधारी स्वामी नहीं है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि कब्जाधारी स्वामी नहीं है। यानी कि 110 एविडेंस एक्ट का कब्जाधारी को प्रोटेक्ट करता है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है, हिंदी में कहावत है कि कब्जा सच्चा और दावा झूठा, इंग्लिश में भी कहावत है कि द पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ लॉ। इसीलिए यहाँ पर चूंकि अब प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है, बेच दी गई है, किसको, सी को, कब्जा किसके पास है, बी के पास, तो सी को ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए था, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, सी को ये पता होना चाहिए था कि बी के पास कब्जा है। अब यहाँ पर यदि हक की बात करें, टाइटल की बात, तो किसके पास रहेगा, बी इस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक रिलीफ यानी कि विनिर्दिष्ट पालन करवा सकता है सी से। हमारे पास पांचवा पॉइंट है अभिकर्ता को सूचना। देखिए, अभिकर्ता को सूचना कब प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी, मालिक के लिए सूचना कब मानी जाएगी। पहला पॉइंट है कि जो सूचना दी गई है वो अभिकर्ता की यानी एजेंट की हैसियत से दी गई होनी चाहिए। दूसरी सूचना, दूसरा पॉइंट कि एजेंसी की कालावधि में दी गई होनी चाहिए। यदि अभिकर्ता को सूचना एजेंसी की कालावधि के पश्चात या उससे पहले दी गई है तो मालिक को वह सूचना नहीं मानी जाएगी। तीसरा, देखिए, एक एजेंट कई एजेंसियों के लिए एजेंट होता है, तो जिस एजेंसी के लिए उसे एजेंट बनाया गया है उसी एजेंसी के लिए वह सूचना दी गई होनी चाहिए, तभी प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी। अब एक फोर्थ पॉइंट है, एजेंसी के कार्य के लिए वह सूचना महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तब जाकर वो सूचना मालिक के लिए प्रलक्षित सूचना होगी। कैसे, मान लीजिए ए और बी एक ऐसा मान लेते हैं, शुगर चीनी बेचने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स जो कि एजेंट है, ए उसको सूचना देता है कि चीनी मिल में चीनी कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर एजेंसी के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चीनी कैसे बनती है, शुगर कैसे बनती है, तो ये वाली सूचना, कोई सूचना या पहले की सूचना उसे नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, अभिकर्ता का कपट। अभिकर्ता ने यदि कपट किया है तो वह कब प्रलक्षित सूचना मानी जाएगी और कब नहीं मानी जाएगी। देखिए, यदि कोई सूचना अभिकर्ता को दे दी गई है तो चाहे वह अपने मालिक से कपट करे तब भी वह प्रलक्षित सूचना मालिक के लिए मानी जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो एजेंसी के रूल्स हैं वो उन पर अप्लाई होंगे। जैसे ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और जो बी का एजेंट है एक्स, इसको ए कोई सूचना देता है और एक्स अपने मालिक से कोई सूचना, कोई तथ्य छिपा जाता है, यहाँ पर भी बी को ए के द्वारा दी गई सूचना मानी जाएगी। अब कब कपट सूचना नहीं मानी जाएगी, यह देखें। देखिए, इसके लिए मालिक को यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको दो चीज़ें साबित करनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि जो एजेंट है उसने कोई तथ्य छिपाया है, कोई तथ्य एजेंट ने छिपाया यानी कपट किया है। और दूसरी चीज़, सूचना का दावा करने वाला उस कपट से परिचित था या फिर कपट में उसका हाथ था। ये दोनों तथ्य यदि मालिक अगर साबित कर देता है तो उसे सूचना से बाध्य नहीं माना जाएगा। दोबारा देखते हैं कि एजेंट ने यदि कोई कपट किया है और तो मालिक दो चीज़ें साबित करेगा। पहली चीज़ कि एजेंट ने कोई कपट किया है, कोई तथ्य छिपाया है, और दूसरी चीज़ कि जो सूचना देने वाले व्यक्ति है, जो सूचना का दावा करने वाला व्यक्ति है, वह उस कपट में उसका हाथ है या फिर उससे वह परिचित है, तभी मालिक उस सूचना से बाध्य नहीं होगा, अदरवाइज बाध्य होगा। अब हम एक चीज़ देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक सी कंपनी है और एक डी कंपनी है।
दोनों किसी संव्यवहार के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक एक्स है, वह दोनों का ही एजेंट है, सी कंपनी का भी और डी कंपनी का भी। सी कंपनी का मालिक इस एजेंट से यह कहता है कि डी, जो कि एक्स का भी प्रिंसिपल है, मालिक है, इससे कोई तथ्य छिपा ले। अब एक्स और सी, जो कि दोनों ही उस कपट से परिचित हैं, अगर कोई तथ्य डी से छिपा लेते हैं तो डी यहाँ पर उस कपट से बाध्य, उस सूचना से बाध्य नहीं होगा। यानी कि सी द्वारा दी गई सूचना डी के लिए प्रलक्षित सूचना नहीं मानी जाएगी। थैंक यू।